लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल से हो जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। दिल्ली स्थित यमुना के तट पर भी छठ के व्रती बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इस दौरान यमुना नदी में जहरीली झाग दिखने से श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि यहां नहाने से वे कई तरह के त्वचा रोगों की चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार से साफ सफाई की मांग की है। गौरतलब है कि दिल्ली में हर साल छठ के समय यमुना नदी में प्रदूषण देखने को मिलता है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लोगों से यमुना की सफाई का वादा भी किया था, लेकिन इसके परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत गंदी है, इसको सफाई करवा देगा। कल से मेरे के छठ पूजा है, यदि सफाई रहते तो बढ़िया लगते हैं। परवैती के लिए सब सुख सुविधा हो जाते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत है कि भाई चलो भाई यदि सफाई रहेगा तो सब परवैती करेगा, और यहाँ पर तो दिक्कत बहुत है। और यमुना नदी की सफाई पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल जी करोड़ रुपया उनके मंत्री खा गए। माँ यमुना आज रो रो कर पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल तुम कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूं, कहाँ है मेरा बेटा? इतना जहरीला पानी बना दिया। आप ये देखिए, आप मैं चाहूंगा कैमरामैन को आप दिखाइए इधर, ये दिखाइए आप, ये देखिए आप, ये हालात हैं दिल्ली के। वो गंदगी की बात कर रहे हैं, गंदगी तो अरविंद केजरीवाल जी ने ही दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरह से गंदगी है। इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, आज वो लैंडफिल की तरफ चलेगी। 9 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 8 साल तो उनको पूरे हो गए हैं। 8 साल से आप चुप क्यों थे? क्योंकि आपको पता था एमसीडी अच्छा काम कर रही है, एमसीडी उसमें से खाद बना रही है, उसमें से एमसीडी बिजली बना रही है। और ये लैंडफिल साइट तो पूरे देश और दुनिया में है, लेकिन ये गंदगी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो लगातार इस पर बातचीत हो रही है और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां भी जोरों पर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी 2.5 पुस्ता सोनिया विहार यमुना तट के छठ घाट का उन्होंने दौरा किया। वहां उन्होंने स्वच्छता के लिए श्रमदान भी किया और साथ ही साथ सोनिया विहार के निवासियों के साथ यमुना नदी की आरती भी की। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पिछले साल लगाए गए यमुना तटों पर छठ के बैन को भी हटा दिया है। और दिल्ली के गाजीपुर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आप और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे यूपी गेट के आसपास ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता गाजीपुर में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट के दौरे को लेकर हुई। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी से राजनीति से ऊपर उठने की अपील की है। मैं दिल्ली की जनता और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को ये बताइए कि पिछले 7 साल में आप कितनी बार गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे गए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करिए? पिछले 3 साल में मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ। मैंने आपको 2020 में ये लेटर भी लिखी थी कि आओ मिलके चलते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के इस कूड़े के पहाड़ को नीचे करते हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं। कोई जवाब नहीं, किसी तरीके की कोई मदद नहीं। लेकिन आज जब वो पहाड़ 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है, एलजी साहब की एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ पर जाके राजनीति करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, ये कहना है बीजेपी का और बीजेपी के सांसदों का। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो समस्या है, इस पर ध्यान देने के बजाय कहीं ना कहीं अब जो फोकस, जैसे अभी बीजेपी के गौतम गंभीर ने कहा है कि फोकस अब पॉलिटिक्स पर हो गया है, तो कहीं ना कहीं मूल जो समस्या है वो बैकड्रॉप में चली गई है, पॉलिटिक्स जो है वो सामने आ गई है। किस तरह से इस पूरी समस्या का निस्तारण किया जा रहा है और सही मायने में देखा जाए तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए? देखिए, जो गाजीपुर लैंडफिल साइट की बात है, जहां पे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री गए थे विजिट में, ये शायद पहली दफा गए थे जब से वो मुख्यमंत्री हुए हैं। 2013 में भी थे, 15 के बाद से लगातार पहली बार गए थे। ये राकेश मेहरा
दिल्ली के कमिश्नर होते थे एमसीडी के, उनके समय में लैंडफिल साइट है ईयरमार्क। इस लैंडफिल साइट के गाजीपुर के ऑपरेशनल होने से आपको पता है हिंडन एयरबेस जो बंद हो गया, यहाँ से सारे जो फाइटर जेट्स थे वो बरेली ट्रांसफर हो। अब दिल्ली सरकार के पास एक लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है, उसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है जो सारे एमसीडी को बजटरी एलोकेशन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करता है। तो ये दिल्ली का बीजेपी कंट्रोल एमसीडी और दिल्ली की सरकार जो आम आदमी पार्टी के जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, वो इनके आपस की लड़ाई से ज्यादा आपसी सामंजस्य की है। और अभी बीजेपी ये भी कह रही है कि हमको जो फिफ्थ पे कमीशन या फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन है दिल्ली को 40,000 करोड़ रुपए हमारा एमसीडी को जो होता है वो नहीं दिया, तो हमारे पास फंड्स की कमी है। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवर द इयर्स, मैं गौतम गंभीर को भी देखता रहा हूं, जो गाजीपुर लैंडफिल साइट की हाइट 15 से 20 मीटर कम हुई है, उसमें भालसवा की तरफ भी कम हुई है। एक अल्टरनेट साइट हुई थी जब दिल्ली का मास्टर प्लान अजय माकन जब दिल्ली का केंद्र यूपीए में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते थे, उसमें बनाया गया था घेवरा मोड़ के पास। वहां के लोगों ने बड़ा विरोध किया और लैंडफिल साइट तीसरी बन नहीं पाई, क्योंकि जो ये भालसवा की लैंडफिल साइट है या गाजीपुर की जो लैंडफिल साइट है, ये सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता और ज्यादा कूड़ा नहीं ले सकती। तो या तो कूड़ा डिस्पोजल की, गार्बेज डिस्पोजल की बात हो, उसके जैसे और विदेशों में एक दो जगह हमारे में प्लांट बने उनसे बिजली बनाने की बात हो, जो वेस्ट डिस्पोजल से बिजली बनाने की बात हो, लेकिन उसमें फिर कार्बन क्रेडिट और बहुत सी चीजें हैं, इतना कहना आसान नहीं है जी। अब जो बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल से मैं जर्नलिस्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि यमुना नदी का जो हाल है इस समय जी, वो जो गाजीपुर की जो लैंडफिल साइट है उससे ज्यादा खतरनाक है। 21 किलोमीटर जो यमुना है, जब दिल्ली में, ये दिल्ली की सीमा में यमुना नदी प्रवेश करती है, फिर जब ओखला बैराज में उत्तर प्रदेश में मिलती है, वो नदी टोटली डेड है, इसमें कोई लाइफ नहीं है। अगर इसमें ये जो आप झाग दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये छठ को जो मनाने वाली महिलाएं बहनें हमारी जब जाएंगी वहां पे, इसमें डुबकी लगे, उनके चमड़े पे कितना रोग हो सकता है। गलती से अगर कहीं ये पानी मुंह में चला गया तो आप सोचिए कि उनके स्वास्थ्य के साथ क्या होगा। कायदे से या तो अब 2 दिन में तो साफ होगी नहीं, अब कहें जब हम हरियाणा से पानी मंगा देंगे साफ हो जाएगा। तो और यमुना को अगर टेम्स बनाने की बात कई बार की गई, लेकिन अभी तक कुछ ऑन द ग्राउंड दिख नहीं रहा है। तो राजनीति छोड़ के कायदे से आम आदमी पार्टी की सरकार को बीजेपी के जो तीनों, अब बीजेपी तीनों एमसीडी तब तो कर एकीकरण हो गया, इनका नया चुनाव होने वाला है, मिल के काम करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से राजनीति छोड़े। मैं गौतम गंभीर की भी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीति का समय नहीं है, दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी है। और फंड एलोकेशन होम मिनिस्ट्री जो देती है या फाइनेंस मिनिस्ट्री से आता है, दिल्ली सरकार को आता है, एमसीडीज को डायरेक्ट फंड से नहीं आता। तो फंड देने की भी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, तो इससे वो बच के निकल नहीं सकते जी। तो ये कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जो इस तरह के कितने भी मामले हों, अब आज की डेट में अगर बात करेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सामने आएगा। जब आज की बात करेंगे तो जो पंजाब में और हरियाणा में, जो खासतौर पर जो पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं आती हैं, वो भी सामने आएगा। इन सारे चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार की बनती है। अभी आपने देखा कि पंजाब सरकार के ऊपर भी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो हाईकोर्ट ने भी एक उनके ऊपर एक फाइन भी लगाया है। तो कुल मिलाकर ये देखने में आ रहा है कि जो ओवरऑल जिसको कहते हैं कि ऐसे मुद्दे जिनसे शायद वोट ना मिलता हो, उस पर वो ध्यान नहीं देते। क्या ऐसा लग रहा है? देखो दिल्ली वालों को, आप भी दिल्ली में रहते हैं, हमें भी 2 दशक से ज्यादा हो गया दिल्ली में रहते हुए। हर साल, चूंकि दिल्ली जो है सी लेवल से नीचे वैली है, जब पराली जलती है वहां, खास तौर से पंजाब में, अगर आप नासा की पिक्चर देखें या हमारे जो इसरो की जो पिक्चर जारी करती है उसकी, हरियाणा के कुछ इलाकों में होता है। जो तरावड़ी है हरियाणा, एक इलाका जिसको राइस बोल कहा जाता है, बकिया पंजाब में, पूरे पंजाब में ये जलाया जाता है। जब आम आदमी पार्टी अमरिंदर सिंह की सरकार थी तो वो पूरा दोष उनको देते थे, खट्टर साहब को दोष देते थे, पर्यावरण में ताल्लुक लेते थे। अब चूंकि सरकार इनकी है, चुनाव में जाके वादे भी किए थे, हमने पूसा इंस्टीट्यूट से वो डिकम्पोजर बनाया है जो किसानों को दिया जाएगा। अब कह रहे हैं किसानों को केंद्रीय सरकार पैसा दे, केंद्र सरकार पैसा दे, तब हम इसको करेंगे। अब फिर क्रेडिट भी लेने लगे कि हमने पर्यावरण कम कर दिया। इस साल लोगों ने पटाखे कम जलाए। और दूसरी बात यह भी है कि जो विंड स्पीड थी, अगर आप कंपेयर करेंगे, सफर की वेबसाइट पे जाएंगे जो अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री चलाती है, तो उसमें विंड स्पीड ज्यादा होने से जो PM 2.5 या PM10 था, वो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है वो उड़ गया। तो इसमें कोई जमीन पे कोई कागज काम नहीं हुआ था। सोचिए कि आप
प्रकृति को धन्यवाद दीजिए जिसने जो विंड स्पीड ठीक ठाक थी और उससे दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ दिवाली पे, इसमें क्रेडिट मत लीजिए। अभी जब ठंड आएगी तब असली पोल खुलेगी, जब विंड स्पीड स्लो हो जाती है तब ये दिल्ली की हवा में जो जहर घुलेगा इसका जिम्मेदार कौन होगा। और एक और बात है, IIT कानपुर की एक स्टडी हुई थी दिल्ली में प्रदूषण को लेके, आप उसको देखेंगे, उसमें करीब 80 to 85% जो कंट्रीब्यूशन है वेहिकुलर एमिशन का है और कंस्ट्रक्शन डस्ट का है। वेहिकुलर एमिशन कैसे होता है, या तो गाड़ियों का मेंटेनेंस ठीक हो या तो अडल्टरेटेड फ्यूल बिकता हो। तो वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का, उसका काम है चेक करना कि फ्यूल अडल्टरेशन ना हो, उस दिशा में क्या काम करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, आप जो कह रहे थे, तो इसमें जिम्मेदारी जो तय होती है वो तो दिल्ली सरकार की होती है। जी निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीति कुछ भी की जाए, जो लेकिन आम आदमी है और खासतौर पर दिल्ली के लोग हैं, उसका भुगतान उनको करना पड़ता है। अभी आप सामने देख सकते हैं जो नदी का रूप हमने देखा, और छठ अब उसमें जो हमारी माताएं बहनें हैं, जैसे आपने कहा, निखिल ITO पुल से हम लोग रोज गुजरते हैं, आपको नाक बंद करनी पड़ती है उतना दूर तक पानी आपको पार करने के लिए, जबकि पुल से पानी के पुल ऊपर है। अब अगर आप गाड़ी में है, कार में AC चला रखे हैं तो भी आपको आती है। तो सोचिए जो लोग वहां पानी में खड़े होंगे वो कैसे, कितनी देर वहां पे 1 सेकंड आप खड़े नहीं सकते, उसे में डुबकी कैसे लगाएंगे। छठ पूजा में तो औरतें वहां पे अर्घ देती हैं। जी बिल्कुल, आचमन करना होता है, अर्घ देना होता है, कैसे ये हो सकेगा। निश्चित तौर पर ये बेहद जिसको कहते हैं कि विषम परिस्थिति है उन सारे लोगों के लिए जो छठ की पूजा करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी इस तमाम बातचीत और जानकारी। नमस्कार निखिल जी। जी थैंक यू, धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में यहाँ आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का मिड डे प्राइम में स्वागत है और अब बात ताजा खबर की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने विश्व हिंदी सम्मेलन का लोगो लॉन्च किया। मुंबई के मुन्ना कुशवाहा द्वारा बनाए गए लोगो का चयन किया गया है। कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की वेबसाइट भी लॉन्च की। विश्व हिंदी सम्मेलन का फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजन किया जाएगा। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में आज से शुरू हो रहे 2 दिन के चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भाग लेंगे। इसके अलावा राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में शामिल होंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शिविर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्राणों की घोषणा की थी। उन्हीं के अनुरूप शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए
कार्य योजना तैयार करनी है। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चिंतन होगा और इस पर विचार विमर्श होगा। विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान इन मुद्दों पर राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन्फेंट्री दिवस की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का ये शौर्य दिवस उन वीर सेनानियों की कुर्बानियों और बलिदान को ही याद करने का दिवस है। आज का ये दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। आज भारत की जो एक विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है, वो हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान के नींव पर ही टिकी हुई है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों साल के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह बार बार उठा है। और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 76वें इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन किया। इन्फेंट्री दिवस 1947 में श्रीनगर हवाई क्षेत्र में भारतीय सेना के सैनिकों के उतरने का प्रतीक है। और इन्फेंट्री डे के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर इन्फेंट्री बिरादरी की ओर से आयोजित बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। 16 अक्टूबर से शुरू हुई इस बाइक रैली ने पूरे देश को कवर किया था और आज इसका समापन हुआ और राष्ट्रीय समर स्मारक पर इसको समाप्त किया गया। 10 बाइकर्स वाले प्रत्येक समूह ने इन्फेंट्री की दलीय भावना यानी स्पिरिट डी कॉर्प्स को प्रदर्शित करने के लिए 8000 किलोमीटर की समूची यात्रा को कवर किया। सभी दिशाओं से आगे बढ़ने के पीछे न केवल इन्फेंट्री की भावना और साहस का प्रदर्शन करना है, बल्कि देश के नागरिकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना भी है। बाइकर समूहों का नेतृत्व शिलांग से असम रेजिमेंट, अहमदाबाद से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, उधमपुर से जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और वेलिंगटन से मद्रास रेजिमेंट द्वारा किया गया। हर वर्ष 27 अक्टूबर को देश में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है और पैदल सेना की बहादुरी की कहानियों को याद किया जाता है। इसकी वजह यह है कि 1947 में आज ही के दिन भारतीय सेना के जवानों ने देश का सिरमौर कहे जाने वाले कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया था। यह वर्ष इन्फेंट्री डे के लिहाज से बेहद खास है क्योंकि आज से ठीक 75 साल पहले 27 अक्टूबर को ही देश में पहली ऐसी सैन्य कार्रवाई हुई थी जिसमें पैदल सेना यानी इन्फेंट्री ने अपना कौशल दिखाया था और देश की रक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इसी दिन 1947 में सेना की सिख रेजिमेंट ने वायुसेना के विशेष डकोटा विमानों से श्रीनगर में लैंड कर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के चुंगल से मुक्त कराया था। भारत के आजादी के बाद 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का देश के साथ आधिकारिक तौर पर विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के में विलय के कागजातों पर हस्ताक्षर किए। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने 5000 कबायलियों को कश्मीर में घुसपैठ करके कब्जा करने के लिए भेजा था। तब कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब की सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन से एक पैदल सेना का दस्ता विमान से दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया।
यही कारण है कि पैदल सैनिकों की याद में इन्फेंट्री दिवस आज मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की बात कर लेते हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी इसको स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अस्पताल को पूरी तरह से स्वच्छ रखा जा रहा है ताकि मरीजों को कोई परेशानी न हो सके और अस्पताल परिसर पूरी तरह से स्वच्छ रहे। भीड़ को कम करने के लिए अलग अलग फ्लोर्स पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को भी बनाया गया है। यूं तो सफदरजंग अस्पताल में स्वच्छता अभियान हर दिन चलता है, लेकिन इन दिनों इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत अस्पताल परिसर को न केवल स्वच्छ रखा जा रहा है, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो सॉलिड वेस्ट है उसको मटेरियल जो हमारे पास आता है उससे हम रिकन्वर्ट कर रहे हैं और उससे हॉस्पिटल को इनकम हो रही है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी हमारे को इनकम हो रही है और हम अब जगह जगह पे जहाँ पर भी वेस्ट होता था तो वो इसलिए अब वो नीट एंड क्लीन होने लगा है। साथ में एक जो हमारा कलेक्शन एरिया था वहाँ पर अभी हम एक आप देखेंगे एक अच्छा सा पार्क डेवलप कर दिया। इस स्वच्छता अभियान के तहत सफदरजंग अस्पताल में न केवल फर्श की सफाई की जा रही है, बल्कि मरीजों को कोई परेशानी न हो इसके लिए ई पेमेंट की सुविधा और ओपीडी की विंडो की संख्या भी बढ़ाई गई है। ओपीडी में देखूं तो काफ़ी कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि हमारे जो जितने भी वुमेन टॉयलेट स्पेशली हैं ऑल हैव बीन इंस्टॉल्ड। सारे को हम लोगों ने वुमेन के लिए वो जो डिस्पोजल होते हैं सैनिटरी डिस्पोजल वो मशीन्स लगाई हैं और उसमें इंसिनरेटर्स भी उसमें लगाए गए हैं। इवन हम उसमें वेंडिंग मशीन्स भी लगा रहे हैं जहाँ पे उनको काफ़ी कम कॉस्ट पर उनको सैनिटरी जो नैपकिन्स होती हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है पेमेंट्स को लेकर के भी हमने काफ़ी हद तक यहाँ पे डिजिटलाइज एंड कैशलेस होने का प्रयास किया सफदरजंग अस्पताल में। अब हमारे यहाँ नॉर्मली तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सुविधाएँ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसी सुविधाएं जिसमें बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस लगते भी हैं वो लेखा अनुभाग जो हमारा अकाउंट सेक्शन है उसमें होता है और उसमें हम आज के डेट में फुल्ली ई पेमेंट पे हम लोग आज के डेट में मूव कर चुके हैं। सफदरजंग अस्पताल के स्वच्छता कर्मचारी अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए यहाँ अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ से जितना भी वेस्ट निकलता है सब प्रॉपरली रिसाइकल होता है और ऑथराइज रिसाइकलर के थ्रू रिसाइकल होता है। और उससे भी ऊपर बात ये है कि जितना खर्चा करने के बाद जो उसमें से रेवेन्यू बचता है उसका 25% स्टडी बेसिस पे वो कंपनी हॉस्पिटल को देती है। वो सर हम लोग ये ग्लव्स पहन के सारे प्लास्टिक गत्ता कागज़ पन्नी सब अलग कर दे, फिर कूड़ा में जाता है और प्लास्टिक में इस तरीके से हम साफ करते, गीला कूड़ा गीले में डाल देते, सूखा सूखे में। मेरी टीम जब वार्डों में जाती है तो मैं वार्डों के साथ में उनको पहले पीपी देता हूँ, मास्क ग्लव्स कैप एप्रन। ये देने के बाद में मेरे लड़के वार्ड में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि गार्बेज भरा हुआ है, गार्बेज उन्होंने निकाला और दूसरा लगा दिया, खाली भरा हुआ गार्बेज को गांठ बांध के लेके आते हैं। यहाँ पर फिर वो सेग्रीगेशन होता है क्योंकि सूखा जो है वो तो छट जाएगा, गीला जो कूड़ा होता है गीले कूड़े को हम कंपोस्ट मशीन में खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे हमारा खाद बनता है। और हम अवेयरनेस भी करते हैं लोगों को कि कूड़ा मिक्स ना करें। अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने के लिए सफदरजंग अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। गंदगी कई बीमारियों का कारण बनती है। अगर हम अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखेंगे तो कई बीमारियों से दूर रह सकेंगे। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्यों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की अपील के बाद इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। इसका मकसद वास्तव में ये पता लगाना है कि क्या ये संस्थान बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं और उनके पास अनुकूल वातावरण है भी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंको कानूनगो ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक बच्चे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं, जहां शिक्षा के स्तर को लेकर अध्ययन में गंभीर खामियां सामने आई हैं। डीडी न्यूज के हमारी सहयोगी ममता चोपड़ा से बात करते हुए कानूनगो ने कहा कि बच्चों की स्थिति के बारे में जानने और उन्हें शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करना बेहद जरूरी है। सरकार को पूरा अधिकार है कि वो मदरसों का सर्वे करे। बच्चों की शिक्षा के संवैधानिक अधिकार से उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता।
आपने अभी हाल ही में राज्य सरकारों से उनके मदरसों के सर्वे कराने की बात कही, किस आधार पर आपने इस बात को सामने रखा है? हमने 4.5 साल लगातार देश के 16 शहरों में जाके कंसल्टेटिव मीटिंग की, हजारों कागजों को पढ़ा, हजारों रिपोर्ट्स पढ़ी और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि देश में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उन अनरिकग्नाइज्ड एंड मैप्ड मदरसों में हैं जहां ये पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी चपटी है, जहां ये पढ़ाया जाता है कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, जहां ये बोला जाता है कि लड़कियों को प्यूबर्टी की एज अटेन करने के बाद उन स्कूलों से निकाल लो जहां मेल टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं, जहां ये सिखाया जाता है कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए एक वक्त पे 3 थप्पड़ मारना जायज़ है, बच्चे चाहे तो क़यामत के दिन इसका बदला ले ले। हम 2022 में हैं, पिछले 20 साल से बच्चों का संवैधानिक मूल अधिकार उनसे छीना जा रहा है। आयोग का दायित्व है कि संवैधानिक मूल अधिकार बच्चों को मिले। हमने कहा कि सारे अनमैप्ड अनरिकग्नाइज्ड मदरसों का सर्वे करिए और ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बेहद खरी खरी बात कही एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने और एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 6 बजे डीडी न्यूज पर। और बात करते हैं अब उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। इटली की नवनियुक्त प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी ने बुधवार को संसद में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए एकमात्र तरीका यूक्रेन की लड़ाई में मदद करना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सैन्य रूप से सक्षम बनाकर और यूक्रेन का समर्थन करके शांति हासिल की जा सकती है। आपको बता दें कि मेलोनी ने बार बार कीव को समर्थन देने का वादा किया है। और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क अपनी ट्विटर प्रोफाइल अपडेट करते हुए पहली बार ट्विटर चीफ के रूप में सामने आए हैं। मस्क ने अपनी ट्विटर हैंडल पर बायो को अपडेट करते हुए चीफ ट्वीट शब्द जोड़ लिया है। एलन मस्क ने $44 बिलियन की डील फाइनल होने से पहले ट्विटर मुख्यालय का भी दौरा किया। उम्मीद जताई जा रही है कि ट्विटर को खरीदने की मस्क की $44 बिलियन की डील शुक्रवार तक पूरी हो जाएगी। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों को लेकर हाजिर हैं सुचित्रा। स्वागत है सुचित्रा, आपका क्या खबरें दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? शुक्रिया निखिल। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी टी20 विश्व कप की। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज भारत और नेदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और केएल राहुल 9 रन बनाकर तीसरे ओवर में पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला। इसी बीच रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वे 53 रन बनाकर आउट हुए। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना लिए हैं। और भारत ने आज के मैच के लिए अपनी टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यानी वही टीम इस मैच में खेल रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरी थी। और टी20 विश्व कप के ग्रुप 2 के मुकाबले में बांग्लादेश को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। आज खेले गए इस मैच को दक्षिण अफ्रीका ने 104 रन से अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 16.3 ओवर में 101 रन बनाकर आउट हो गई। टीम के लिए रिली रोसो ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। वे 109 रन बनाकर आउट हुए। प्रतियोगिता के मौजूदा संस्करण में ये पहला शतक रहा। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने रोसो का अच्छा साथ निभाते हुए अर्धशतक लगाया। डीकॉक ने 63 रन की पारी खेली।
क्विंटन डिकॉक और रोसो ने दूसरे विकेट के लिए 163 रन की साझेदारी निभाई। भारतीय क्रिकेट में अब महिला और पुरुष क्रिकेटर्स की मैच फी में कोई अंतर नहीं होगा। पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को अब एक समान मैच फी मिलेगी। इस बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने दी। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि हम अब लैंगिक समानता के एक नए युग में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के तहत अब से महिला और पुरुष दोनों के लिए ही समान मैच फी रहेगी। टेस्ट क्रिकेट में एक मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि वनडे में एक मैच के 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। अब यही मैच फी महिला क्रिकेटर्स को भी मिलेगी। तो भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त भारत का स्कोर है 15.1 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 118 रन। सूर्य कुमार यादव 21 और पिछले मैच के हीरो विराट कोहली 32 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं निखिल के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा, इन तमाम खबरों को और क्रिकेट से जुड़े हमारे अपडेट्स को भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। देश के कई हिस्सों में आज भी भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की दुर्गा बटालियन के जवानों ने पुंछ के गुलपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर महिलाओं के साथ भाई दूज मनाया। भारतीय सेना के साथ भाई दूज मनाकर महिलाएं काफी खुश नजर आईं। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगी। सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रस्तुति समारोह हर राष्ट्रपति कार्यकाल में मुख्य आकर्षण होता है और इस साल यह आयोजन और भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 साल पूरा होने के जश्न को भी मना रहे हैं और जो आजादी का अमृत महोत्सव के साथ संयोग कर रहा है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित खास समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी। इस साल यह आयोजन और भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के साथ संयोग कर रहा है। यह समारोह प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक बार आयोजित किया जाता है। यह एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें सैनिक अपने शानदार घोड़ों पर सवार औपचारिक पोशाक में भव्य परेड का प्रदर्शन करते हैं। ये सेरेमनी सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन है जो कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को हर प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक बार प्रदान किया जाता है। यूनिक ट्रेडिशन है इंडियन आर्मी का जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को ही राष्ट्रपति जी प्रदान करते हैं सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर। ये जब भी हम माउंटेड परेड पे जाते हैं तो एक सिल्वर ट्रम्पेट होता है और उस पर एक बैनर लगा रहता है जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है। इस परेड में तो सबसे पहले तो लगभग 60 to 70 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं जो कि परेड पे आप जिनको देख रहे हैं, लेकिन एक पूरे रेजिमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि हमारी नफरी करीब 200 के लोग हैं। सैनिकों और उनके घोड़ों के बीच समन्वय इस रेजिमेंट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसमें प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। समारोह घोड़े और सवार दोनों के प्रशिक्षण, संतुलन और औपचारिक तौर तरीके का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व, उसके साथ ही राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की आधुनिक भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी होगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में लगभग 102-3 घोड़े हैं। अभी डिपू से घोड़े नए आते हैं तो उस टाइम क्या अभी कम ट्रेंड हो जाते हैं, तो ज़्यादातर जैसे जैसे जो भी इवेंट होता है, चाहे वो शो जंपिंग का हो चाहे वो क्रॉस कंट्री का, तो उसके लिए कम से कम भी 1 साल के करीब लग जाता है इनको ट्रेनिंग देते हुए। बाकी परेड की भी सेम रूटीन वाइज तैयारी चलती रहती है। एक तो हम वेटरन्स परेड कर रहे हैं जिसमें काफ़ी बुजुर्ग लोग और वेटरन्स हैं जो कि 80 साल से भी ज़्यादा हैं, जिन्होंने
न केवल पीबीजी के इतिहास में बट इंडिया के इतिहास में एशियन गेम्स में मेडलिस्ट्स हैं। इसके अलावा हाईएस्ट जंप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी हॉर्स का फरियाद का सज्जन साहब हैं, तो ये लोग सारे वेटरन्स परेड के पार्ट होंगे। इसके अलावा जो एक म्यूजिकल राइड है इस बार हम LED डिस्प्ले के साथ कर रहे हैं जो कि रात के वक्त होगा। इस समारोह में हफ्तों के अभ्यास और तालमेल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी के नाते इसका महत्व और भी अधिक है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव भी प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इस बार इस अवसर को चिन्हित करने के लिए वेटरन्स भी घोड़ों पर सवार इस परेड में शामिल होंगे। मेघना देव की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।